दिसंबर की सर्दियों की बात है ये, और कश्मीर में उन दिनों में बर्फ़ गिरी होती थी, पर उसके बावजूद हमने आधी रात को उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। जो खबर थी और जो हमने देखा भी था, तो लगभग 5 मिलिटेंट्स की खबर थी, 5 टेररिस्ट की खबर थी। हमने उस घर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की और वो फायरिंग हमारी शाम तक चलती रही। तबाड़ तोड़ फायरिंग होने के बाद फायरिंग रुक गई। लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे के वक्त है ये। रात के लगभग 2 बजे उस घर के अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। जैसे ही हम अंदर तीसरे कमरे में पहुंचे तो अचानक से एक संदूक शाम के 6:30 बजे हैं। कुछ ही घंटों में एक नया वक्त शुरू होने वाला है। जैसे ही घड़ी में 12:01 का समय होगा, हम सब गवाह होंगे एक ऐसे पल के, एक ऐसे वक्त के जिसको हासिल करने के लिए हमें कई साल स्ट्रगल करना पड़ा, जिसको हम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और इन 79 सालों के हर एक पल में बसा हुआ है लाखों वीर बलिदानियों के जिस्मों से बहता हुआ गर्म लहू, हमारी बहनों की उजड़ी हुई मांगें, हमारी माओं की उजड़ी हुई कोख और हमारे बच्चों की आंखों से बहते हुए आंसू। स्वर्गीय श्री बिलाल अहमद मागरे की माता श्रीमती सारा बेगम। ये सब साक्षी हैं इन 3 शब्दों के, आजादी। आजादी कितना आसान सा शब्द है कहने और सुनने में, लेकिन जितना कहने और सुनने में आसान है उतना ही मुश्किल था आजादी को हासिल करना और उस मिली हुई आजादी की हिफाजत करना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो ये है उन दिनों की बात जब कश्मीर वैली में मिलिटेंसी पीक पर थी। चारों तरफ वैली में ऑपरेशंस हुआ करते थे क्योंकि मिलिटेंसी अपने उरूज पर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक ऐसा ऑपरेशन हुआ, ये मेरा दूसरा या तीसरा ऑपरेशन था, जिसमें कि हमें कुछ सोर्सेज से खबर मिली कि एक सोशल वर्कर थे वहाँ पर प्रोमिनेंट, जिनको ख़त्म करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ टेररिस्ट्स वहाँ पर उनके आने के बारे में कुछ हमारे को इनपुट्स मिले। और ये जो सोशल वर्कर थे काफ़ी प्रोमिनेंट थे क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर जोर देते थे। ये मदरसाओं की जो ब्रेन वॉशिंग वाला जो सिस्टम होता है, बच्चों को ब्रेन वॉश करना और उनको डाइवर्ट करना, उसके खिलाफ थे। तो जाहिर सी बात थी कि ये मिलिटेंट्स के टारगेट्स के ऊपर थे। अब ये हमको जब इनपुट मिला तो हमने आधी रात को, दिसंबर की सर्दियों की बात है ये, और कश्मीर में उन दिनों में बर्फ़ गिरी होती थी, पर उसके बावजूद हमने आधी रात को उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। और उसके बाद हमने उसके ऊपर टिपिकल मिलिट्री तरीके से, जैसे सर्च एंड डिस्ट्रॉय का जो ऑपरेशन होता है, वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। अब हमारे पास जो इनपुट था वो एक जर्नल एरिया का इनपुट था, और ये जो इलाका था ये बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में 2-3 वैली में नीचे जाकर एक रिवलेट, एक छोटी सी नदी बहती थी, उसमें एक गांव था और वहां पर ये खबर थी। तो जर्नल एरिया के बारे में इनपुट था, स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था कि ये मिलिटेंट्स स्पेशली कौन सी जगह पर होंगे। और सर्च करते करते सुबह से जो है लगभग पूरा दिन निकल गया, पर हमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और हम इतना लंबा एक ऑपरेशन करने के बाद जो है ऐसा लगा कि शायद ये जो है सूचना थी, जो इनपुट था हमारा गलत था, और हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मेरे साथ मेरे एक साथी ने, जो हमारे पास लाइट मशीन गन थी, उससे सिर्फ एक टो लेने के लिए एक जो है वो LMG का फायर किया, और LMG का फायर करने के बाद जहाँ पर हम सर्च कर रहे थे उससे 4-5 घर आगे जाकर कुछ मिलिटेंट्स
दौड़ते हुए, फायर करते हुए, और हमारे सामने से वो नीचे की तरफ वैली में उन्होंने भागना शुरू किया। अब जब उन्होंने फायर किया और उन्होंने भागना शुरू किया तो ये तो हमें पता लग गया कि जो हम सर्च कर रहे थे वो सर्च एक्चुअली में जो इनपुट था वो गलत नहीं था, वो सर्च भी ठीक था और मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद सबसे पहले मैंने बिना कोई समय गए मैं उनके पीछे मैंने उन्हें भागना शुरू किया। और उस समय हम ये भूल गए, हम लगभग 15 सोल्जर्स की टीम थे, उस समय हम ये भूल गए कि मैं उस टाइम ये भूल गया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरा फायर भागते हुए मैं उनके ऊपर फायर कर रहा था अपने एक ही वेपन से, पर वो कारगर नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक अंडुलेटेड ग्राउंड था, पूरा वैली थी, तो जिसके ऊपर फायर तरीके से नहीं हो पा रहा था। हम लगभग आधा पौना घंटा उनके पीछे भागते रहे, कुछ मेरे साथी मेरे पीछे आए और आखिर में जाके एक हिलॉक के पीछे की तरफ एक घर था जहां पर उन्होंने उनको घेर लिया। उनको घेरने के बाद लगभग आधा पौना घंटा और लगा और हमने अपनी पोजीशंस जो है ऑक्यूपाई की। ऑक्यूपाई करने के बाद हमने उस घर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की और वो फायरिंग हमारी शाम तक चलती रही। और शाम तक तबाड़तोड़ फायरिंग होने के बाद फायरिंग रुक गई। लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे के वक्त है ये। और जब फायरिंग रुक गई तो मुझे लगा कि शायद अब जो है ये हमने इनको मार गिराया है। और उसके बाद एक फौजी तरीके से हम क्रॉलिंग करते हुए, फौज की ड्रिल करते हुए हम उस मकान के पास पहुंचे। और सबसे पहले मैं उस मकान की हाइट थोड़ी सी हल्की सी, जैसे मैंने कहा, हिलॉक के ऊपर था, तो पीछे से कवर करते हुए खेतों के बगल से उसके आंगन में कूदा। और आंगन में कूदने के बाद थोड़ा प्रोटेक्शन लेते हुए हम उस घर के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही जो खबर थी और जो हमने देखा भी था, तो लगभग 5 मिलिटेंट्स की खबर थी, 5 टेररिस्ट की खबर थी। तो जो घर का पहला कमरा था, उस कमरे में हमें 3 डेड बॉडीज वहां मिल गई और उन डेड बॉडीज को हम बाहर जो आंगन था उसमें लेके आ गए। शुरू के 2 कमरों में कुछ नहीं मिला और अचानक ही जो लोग गांव के परिप्रेक्ष्य को समझते हैं, तो पहाड़ों में पहले जो अनाज होता था, जैसे मक्की का अनाज होता था, उसको भरने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े संदूक, ट्रंक बनाए जाते थे, उनमें वो अनाज भर दिया जाता था। जैसे ही हम अंदर तीसरे कमरे में पहुंचे तो अचानक से एक संदूक का जो अपर लिड थी, वो उसका ऊपर का जो हिस्सा था वो झटके से खुला और उसके अंदर से AK-47 के जो भी वेपन था और मिलिटेंट ने हमारे ऊपर फायर किया। तो वो मिलिटेंट, वो टेररिस्ट जो है उस संदूक के अंदर छुप गया था और उसने हमारे ऊपर फायर किया। वो हमारी जिंदगी की शायद सबसे लंबी छलांग थी जो हमने उस कमरे से बाहर की तरफ छलांग मारी और छलांग मार के हम बाहर गिरे और थोड़ी देर में वहां पर कोहराम मच गया क्योंकि ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो उस ऑपरेशन को कंट्रोल करना था, क्योंकि मैं ऑपरेशन का कंट्रोल लूज कर चुका था। जिसको जहां रास्ता मिला वो उस तरफ भागा और मेरे को भी वहां से जब मैं उठा और क्लॉनिंग करते हुए बाहर की तरफ आया तो लगभग 1 मिनट लग गया और बाहर आते आते अंधेरा हो गया। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि किसी को गोली लगी है नहीं लगी है। जहां तक मेरा अपना सवाल था तो मेरे को माइनर स्क्रैचेस लगे थे पर गोली नहीं लगी थी। और उसके बाद मैं धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ एक लगभग 50 मीटर एक पॉइंट पर पहुंचा और वहां पर जाकर मैंने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कोशिश की। मेरे को अपनी टीम के साथ दोबारा से संपर्क साधने में तकरीबन 40 से 50 मिनट लग गए और उस दौरान तब मुझे पता लगा कि मेरे उसमें से एक साथी को उसकी जो पैर थे, जो उसकी टांग थी, उसके ऊपर एक गोली लग गई थी और जख्म था, उसको इंजर्ड था, वूंड था, पर वैसे वो ठीक था। उसको हमने फिर वहाँ पर जो इनिशियल मेडिकल एड होती है वो उसको प्रोवाइड की। उसको हमने वहाँ से फिर वापस भेजने का जो है वो पूरा बंदोबस्त किया। अब सबसे बड़ी चैलेंज की बात ये थी कि हम रात हो चुकी थी, अंधेरा था, ठंड थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैंने निर्णय लिया कि हम अब इस रात को इस घर को घेर के बैठेंगे और अगली कार्रवाई सुबह होने पर ही होंगी, स्टार्ट करेंगे। तो हमने 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाया और चारों तरफ से उस घर को घेर लिया। बीच में रेडियो सेट्स के ऊपर रात के 10-11 बजे के आसपास हमें खबर आई कि जो अंदर मिलिटेंट हैं, जो अंदर टेररिस्ट फंसा हुआ है, वो अपने साथियों से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम पूरी रात वहाँ पर अलर्ट होकर बैठे रहे, पूरी ठंड में।
बहुत ठंड लग रही थी, आग जलाने का मन कर रहा था, किंतु जो वहाँ की उस टाइम स्थिति थी उसको देखते हुए हम वहाँ पर आग भी नहीं जला सकते थे। इस ऑपरेशन का एक नया मोड शुरू होता है। रात के लगभग 2 बजे उस घर के अंदर से किसी के जोर-जोर से रोने की आवाज़ आई। चाँदनी रात थी तो हमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, चाहे हम डिस्टेंस में बैठे हुए थे, पर नज़र आ रहा था। तो थोड़ी देर में उस घर के अंदर से एक कोई बाहर निकला और मैंने देखा कि उसने हाथ अपने ऐसे ऊपर रखे हुए हैं और उसके हाथ में जो राइफ़ल है वो ऐसे लटकी हुई है सामने, और वो धीरे-धीरे करके बाहर आ रहा है और वो ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे सरेंडर कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने आंगन में अपनी राइफ़ल नीचे रख दी। जब उसने राइफ़ल नीचे रख दी तो मुझे एहसास हुआ कि जो है ये सचमुच ही सरेंडर करना चाहता है, और हमें जो है फिर मैंने अपने साथियों को इशारा किया कि कोई भी फायर नहीं खोलेगा, और मैंने धीरे-धीरे एक जो फ़ौजी टैक्टिक्स है, वो टैक्टिक्स अपनाते हुए मैं क्रॉलिंग करते हुए 2 लोगों के साथ नज़दीक गया और हमने उसको आंगन से पकड़कर नज़दीक नीचे गिराया खेतों में, और सबसे पहले उसकी बॉडी को सर्च किया कि ताकि उन दिनों में जो है ये बॉडी में जो सुसाइड बम्बर्स होते थे, फिदाइंस जिनको कहते थे, वो बहुत रिवाज था। तो सबसे पहला शक ये था कि कहीं इसके बॉडी में कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है। उसकी बॉडी में कोई एक्सप्लोजिव नहीं थे। उसके बाद हमें उसने खुद बताया कि जो मिलिटेंट जिसने उसने हमारे ऊपर फायर किया था ट्रंक के अंदर से, वो मर चुका है और अब वो अकेला ही, ये अकेला खुद जिंदा है, और जो है अंदर अब और कोई है नहीं। किंतु जैसा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वैसे ही मेरे एक साथी को पहले गोली लगी थी, लकीली ही वाज फाइन। तो मैंने वेट किया और सुबह वेट होने के बाद ही हमने उस घर का सर्च किया, तो सचमुच जैसा उसने बताया वो टेररिस्ट मर चुका था। और ये जो था, अब सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जब सुबह हुई और मॉर्निंग सन रेज आई तब हम उसको अच्छी तरह से देख पाए, तो ये टेररिस्ट जो है ये लगभग 14-15 साल का बच्चा होगा। एक छोटा बच्चा, एक यूथ आप मान लें, और वो टेररिस्ट बना हुआ है, और वो इस प्रकार रोता हुआ है रात को 2 बजे कि जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। अब इसको हम क्योंकि इसने सरेंडर किया था, तो जो कायदे कानून होते हैं उनको फॉलो करते हुए, आप सबको पता है कि भारतीय फौज चाहे वो कारगिल हो, मैं खुद कारगिल वॉर वेटरन हूँ, तो हमने कारगिल में भी जिन लोगों ने सरेंडर किया था उनको हमने उनके अच्छी तरह से देखभाल की थी, और उनको हमने हॉस्पिटल्स में या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए, सब दिया था। तो इसको हमने अब वापस हम ले आए अपने पोस्ट के ऊपर, और थोड़ा सा इसको हैंडओवर करने में टाइम लग गया, 4 से 5 दिन लग गए। और ये 4-5 दिन जो थे, इन 4-5 दिनों ने मेरे जैसे इंसान को ये दिखाया कि आज़ादी का महत्व क्या होता है। वो छोटा सा बच्चा जो एक्चुअली में जिसको स्कूल में होना चाहिए था, वो मिलिटेंट बना था, और वो वहाँ पर हमारे साथ जब 4-5 दिन रहा तो उसको शायद दिमाग में आता होगा कि कहीं ये मुझे मार ना दे, तो वो सिसकियाँ ले लेके रोता था, अपने माँ बाप को याद करता था। और उसकी कहानी जब पता लगी तो वाकई ही हमें पता हुआ कि आज़ादी का महत्व क्या होता है। और उसको पाकिस्तान ISI ने, पाकिस्तान आर्मी ने ज़बरदस्ती उसको उठा के, उसको घर से, वो मुल्तान के पास का रहने वाला था पाकिस्तान का, ज़बरदस्ती उसको घर से उठा के ले गए, और उसको ज़बरदस्ती 15-20 दिन की जो है ये राइफल्स एक्सप्लोजिव चलाने की कुछ ट्रेनिंग दी गई। उसको भी ज़बरदस्ती ये सब करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले उसका जो बड़ा भाई था, जिसने ISI की जो डिमांड थी टेररिस्ट बनने की और इंडिया में इनकर करके और टेररिज्म फैलाने की, उसके भाई ने उसको रिजेक्ट किया था, और उसके बाद से उसका भाई को गायब कर गया था, जो आज तक मिला नहीं था। तो जब उसने अपने भाई की हालत देखी कि मेरा भाई गायब कर दिया गया है और जो है उसका कोई अता पता नहीं है, तब उसको मजबूरी में टेररिज्म में पढ़ना पड़ा, और टेररिज्म में मजबूरी में उसने भारत जो है, जो LOC है, उसको क्रॉस किया, और उसके बाद वो इतना कम उम्र का लड़का वो टेररिज्म में आ गया। तब यह एहसास हुआ कि आज़ादी क्या होती है। अगर उस देश में, जो देश हमारे ही साथ 1947 में
वो देश बना था, हम आज़ाद हुए थे, वो देश बना था, वहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आज़ादी से जिएं। ऐसे कई टेररिस्ट हैं, ऐसे कई लोग हैं उसकी तरह, जिनकी कहानियाँ रूबरू ऐसी मिलती हैं कि या तो उनको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा या उनको जो वहाँ पर ISI और जो उनका नेक्सस है, उनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा। उनकी डिमांड्स नहीं मानेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, उनको गायब कर दिया जाएगा। और आज़ादी से सांस नहीं ले सकते हैं। अगर आप आज़ादी से सांस लेने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका जो भी बर्ताव है, जो भी वो आपके साथ करेंगे, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसी हालात वहाँ पर थे। तो उस बच्चे की जो हालत थी, जो उसकी कहानी थी और जो उसने मेरे को बताया उन 4-5 दिनों में, उसको देख के मुझे एहसास हुआ कि देखिए हम भारत में, क्योंकि हम अपनी जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारा सिस्टम है वो ठीक है, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा संस्था नहीं है, कोई भी ऐसा नेक्सस नहीं है आपस में। आप पड़ोसी देश में देख लें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी है, चाहे वो जुडिशरी है, वो सब जो भी एलिटिस्ट वहाँ पर हैं, जो 1% भी नहीं होंगे पाकिस्तान के, वो 25 करोड़ लोगों को रूल कर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को उनके इशारों पर नाचना पड़ता है। हजारों पाकिस्तान के लोग मैं जानता हूँ जो डिफेंस में हैं, जो मिलिट्री में हैं, वो जानते हैं कि कितने लोगों को, कितने जर्नलिस्ट को, जो अगर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन का कुदरती कुछ ऐसे लिंक बना, जिस लिंक ने उस लड़के ने, जिसका कि नाम बिलाल था, मुल्तान के पास के गांव का रहने वाला था, उन पलों में जो मैंने उसके साथ गुजारे, तब मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, आज़ादी की हमें कदर कैसे करनी चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश में आज़ादी को एंजॉय तो करें, पर आज़ादी का महत्व भी समझें। भारत एक आज़ाद मुल्क रहे, हम अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते रहें। इसके लिए देश में हमारे जो मेरे जैसे जो सैनिक हैं, मेरे खुद के कोर्समेट्स हैं कई, और उसके अलावा सैनिक हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने सैनिकों की जान गई हुई है देश के ऊपर, कितने युद्धों में हजारों सैनिकों ने अपनी जानें दी हैं, हजारों सैनिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने हैं। तो जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो मेरा आपसे ये विनती है कि देश का हर एक नागरिक देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए योगदान दे सकता है। सैनिक का जो कर्म है और जो धर्म है, देश के लिए अपनी जान तक दे देना, वो तो सैनिक करेगा ही। पर बाकी देशवासी, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो या आप किसी भी डोमेन में कुछ भी कार्य कर रहे हो, आज की तारीख में देश की प्रगति के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और सबको इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद रहे, सुरक्षित रहे। हेलो दोस्तों, अभी आप मेजर राकेश शर्मा जी को सुन रहे थे। राकेश शर्मा जी ने एक घटना के माध्यम से बताया कि असल मायनों में आज़ादी क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। कुछ ही घंटों बाद हम अपनी आज़ादी का पर्व मना रहे होंगे। आज़ादी एक छोटा सा शब्द, लेकिन इस छोटे से शब्द को हासिल करने के लिए हमारे देश के अनगिनत जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। आइए हम सब लोग मिलकर नमन करते हैं उन शहीदों को, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और जिनकी वजह से आज गर्व के साथ हम कहते हैं जय हिंद। इस टॉक को क्यूरेट किया था मैंने, इस टॉक के प्रोड्यूसर थे विशाल कपूर, इस टॉक को एडिट किया था धर्मेंद्र कुमार जी ने और इस टॉक को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया है गगनदीप कौर ने।